हेलो बच्चों, ये चल रहा है अपना 12th एमपी बोर्ड का इतिहास, जिसमें अपन देखेंगे चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, स्टडी विद लक्की में आपका स्वागत है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो पूरे पढ़ाए जाएंगे। और इस पार्ट में से हर साल 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न जो 2025 में आ चुका है। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अबतल चक्कियों के बारे में लिखिए। मतलब जो अबतल चक्कियां हैं वो क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त पुरा वस्तुओं में अबतल चक्कियां भी प्राप्त हुई। मतलब पुरा स्थल में क्या हुआ, अपने अबतल चक्कियां भी प्राप्त हुई है। और अबतल चक्कियों का उपयोग अपन किस में करते थे? अनाज पीसने के लिए किया जाता था। अबतल चक्कियां कठोर पथरीले आग्नेय तथा बल पत्थर के द्वारा बनी होती थी। ये किसकी बनी होती थी? कठोर पथरीले आग्नेय तथा बलुए पत्थरों की। मतलब पत्थर रहता था ना, उसकी ये बनी होती थी, मतलब कटोर की, ताकि इससे आसानी से क्या हुआ, अनाज को पीसा जा सकता है। ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न है अपना जो 2025 में पूछा था। हड़प्पा सभ्यता में मनके के निर्माण में किन किन पदार्थों को प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मनके होते हैं उनका प्रयोग मतलब किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं जब मनके बनाते हैं। मनके का मतलब होता है मिट्टी का जो बर्तन रहता है उसका। हड़प्पा सभ्यता में मनके यानी बीड्स बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो वे पदार्थ कौन कौन से थे? इनमें से पत्थर, धातुएं जैसे शंख, फायांस और पक्की मिट्टी शामिल थी। मतलब थी मिट्टी, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की बोल सकते हैं। विशेष रूप से कार्लियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टज और सिलिकट जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें तो पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। इसके अलावा तांबा, कांस्य और सोने जैसी धातुओं का भी अपन क्या करते थे, इसमें प्रयोग किया जाता था। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न जो 2025 में आया था। क्योंकि जो 2025 में आया ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पहले मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? मतलब जो हड़प्पा लिपि है उसको रहस्यमय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जा सका। एक कारण ये भी लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। हड़प्पा लिपि को रहस्यमय या गूढ़ लिपि भी कहा जाता है। मतलब गूढ़ लिपि कहा जाता है, उपयोगी पूछ सकता है, क्योंकि इसे अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं जा सका। इस कारण यह है कि इसके प्रतीकों का अर्थ और भाषा की इस प्रकृति स्पष्ट नहीं हुई है। मतलब जानकारी पूरी तरीके से मिली नहीं है। सिंपल सा कारण ये है। चौथा प्रश्न है अपना। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों किया जाता था? मतलब मोहरों को और मुद्रा का प्रयोग क्यों किया जाता है? अपन पता है, मोहरा का प्रयोग अपन पता है प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए कर सकते हैं, यानी आयात निर्यात के लिए कर सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता भी अपन इसको बोलते हैं। मोहरों एवं मुद्रा का प्रयोग मुख्य रूप से व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। व्यापार के लिए अपन आयात निर्यात करना ही है, तो उसके बदले में क्या देंगे? मुद्रा देंगे। इसलिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। मोहरों पर सामान को चिन्हित करने, व्यापारिक लेन देन को प्रमाणित करने तथा प्रशासनिक नियंत्रण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न जो यार 24 में पूछा था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। मतलब सिंधु घाटी के 2 प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? अपन पता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, तो आराम से आप लिख सकते हो। छठा है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 देवताओं के नाम बताइए। मतलब उस टाइम के जो 2 देवता थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो मात्र देवी थी और एक पशुपति, जिसको अपन शिव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। सिंधु वासियों के 4 आभूषण के नाम बताइए। मतलब कोई भी 4 आभूषण बता सकते हो। अपन पता है, एक हार है, सिरबंद है, पाजेब है, करदनी है। ठीक है, ये गलती से छप गया। ठीक है, तो ये अपने 4 ही बताना है। अब देखते हैं 8वां। सिंधु वासियों के 4 आभूषण के नाम बताइए ना, तो ये दोबारा छप गया ना, हार, सिरबंद, पाजेब और करदनी। नवा है, हड़प्पा तथा ऋग्वैदिक संस्कृतियों में 2 समानताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मतलब हड़प्पा और ऋग्वैदिक में क्या अंतर था? तो मृत्यु तथा परलोक के संबंध में दोनों की धारणा समान है। मतलब मृत्यु में जो परलोक की जो संबंध है ना, वो दोनों में क्या है, सेम ही है। दूसरा कारण क्या है? दोनों ही संस्कृतियों में अश्वत्थ पीपल यानी निर्गोद वट वृक्ष, समी, छेकुर,
नामक वृक्षों की पूजा की जाती है। मतलब दोनों में क्या होता है, इस दोनों समानता थी। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लो, ये जरूर पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषता बताइए। तो सिंधु वासियों का विलासी तथा शांतिप्रिय जीवन जीते थे, मतलब एकदम शांति तरीके से रहते थे, ना कोई हथियार था ना कुछ था ऐसे। ठीक है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता में स्थानीय स्वशासन की प्रधानता थी। मतलब जो स्थानीय लोग एक जगह स्थान निवास करते थे ना, ये कारण ये था। 11वां हो जाएगा अपना, सिंधु सभ्यता तथा ऋग्वैदिक सभ्यता की दो असमानता, मतलब असमानता बताना अपन। तो दो असमानता कौन कौन सी थी। सिंधु सभ्यता नगर सभ्यता थी, किंतु ऋग्वैदिक क्या थी, सभ्यता ग्रामीण थी। मतलब ये शहरी थी एक हिसाब से सिंधु सभ्यता, और ऋग्वैदिक क्या थी, ग्रामीण थी। ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से प्रयोग से अपरिचित थे, मतलब लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लग गया था। ये दो असमानता है। 2024 में पूछा था 12वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के विनाश या पतन के कोई दो कारण। एक तो सिंधु नदी का बाढ़ आ जाना एक कारण की बताते हैं, और विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो उन पर हथियार तो थे नहीं, इसलिए नष्ट हो गया। 13वां है, सिंधु सभ्यता की दो देन लिखिए। मतलब क्या क्या देन थी। एक तो नगर निर्माण कला सिखाई उसने, और माता देवी की पूजा करना भी प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। ठीक है। 14वां प्रश्न है अपना, सिंधु सभ्यता का काल क्या था। मतलब जो सिंधु सभ्यता का काल था वो कब से कब तक था। तो अपन किससे नापते हैं, कार्बन डेटिंग से, जिसे अपन बोलते हैं कार्बन 14। तो कार्बन 14 प्रणाली के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। ठीक है। 15वां क्या हो जाएगा, 15वां हो जाएगा, सिंधु घाटी, मतलब जो सिंधु सभ्यता की कला की दो विशेषता बताइए। मतलब जो सिंधु घाटी की कला थी वो कौन कौन सी थी। तो सिंधु की जो कला थी वो सजीव तथा सार्व स्वाभाविक थी। मतलब स्वाभाविक मतलब एकदम कला चित्रात्मक थी, है ना। सिंधु कला का सौंदर्य में मौलिकता है, लेकिन ये ध्यान रखना पढ़ी नहीं जा सकी, पूछा जाता है। 16वां है, हड़प्पा में मोहरों की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा में मोहरों की खोज किसने की, पुरातात्विक दयाराम साहनी ने की थी। इनका नाम कभी मत भूलना। हड़प्पा की जो मोहरों की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। 17वां है अपना, सिंधुवासियों की मृतक क्रिया की दो विशेषता बताइए। एक तो सबको ज्यों का तो दफनाते थे, मतलब जैसा है वैसा वैसा दफनाते, और सबको जलाकर राख तथा अस्थियों को दफनाना, मतलब ये काम भी किया जाता था, ध्यान रखना, पूछा जाता है। फायांस क्या था, मतलब फायांस होता क्या है, ये 2023 में पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फायांस बालू यानी पिसी हुई रेत तथा रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता था। मतलब जो फायांस होता था वो क्या होता था, पिसी हुई रेत या रंग को किसी चिपचिपे पदार्थ से मिश्रण करके पकाकर बनाया जाता था। मतलब आग में तपाकर जो बनाया जाता था ना, ठीक है, उसे ही क्या बोलते थे अपन, फायांस बोलते थे। ठीक है। इससे बने छोटे पात्रों को इसलिए कीमती माना जाता था क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, मतलब बहुत कठिन मुश्किल से बनता था। ठीक है। फायांस का प्रयोग मिट्टी के पात्रों की सजावट के लिए किया जाता था। यह एक प्रकार से बर्तनों एवं शीशा का आविष्कार था, मतलब उस टाइम पे। ग्रिड पद्धति क्या थी, तो ये ध्यान रखना। तो ग्रिड पद्धति समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क था। मतलब जैसे समांतर रेखा है और इस तरह, इसको अपन ग्रिड पद्धति बोलते, ध्यान रखना। ठीक है। एक ग्रिड पद्धति का अर्थ है कि सड़कों समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी। मतलब इस तरह क्या थी, सड़कें थी, और इस तरह क्या करती थी, प्रतिच्छेद करती थी, इसे बोलते हैं। और ऊपर से देखने पर वर्गों का एक प्रतिरूप बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों को ग्रिड पद्धति के आधार पर ही बनाया जाता था। मतलब नगरीय सभ्यता थी, तो सिंपल सी दीर्घ उत्तर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन 2025 में 2-2 नंबर के दो पूछे थे इसमें से। तो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों के परिचय दीजिए। ठीक है, तो अपन पता है हड़प्पा सभ्यता थी और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता, मोंटगोमरी जिले में, जो कि पाकिस्तान में और रावी नदी के तट पर स्थित है। 1920-21 में दयाराम साहनी ने पहली बार खुदाई करवाई थी। ठीक है, इसकी खोज की थी। और 1926 से 1933 तक माधव स्वरूप बस को देख रेख में खनन का कार्य संपादन किया था। इतना ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसकी खुदाई
एक समृद्धशाली विशाल नगर के अवशेष मिले हैं जो सिंधु सभ्यता के वैभव को प्रकट करते हैं। इतना भी कर सकते हो। जैसे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, क्या है अपना मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान के लरकाना जिले के कराची रेल लाइन के डाकुए डोकूरी रेलवे स्टेशन से 11 मीटर दूर है। इतना भी आप कर सकते हो। ठीक है, इससे आगे इतना कर लेना। सबसे पहले 1922-23 में राकलदार बाजी ने यहाँ पर खुदाई का प्रारंभ किया था। बस इतना बहुत है, क्योंकि अपने सिर्फ पॉइंट बनाना है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न। सिंधु घाटी के निवासियों के दो प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन किया। अपन तो देवता बताना, एक तो माता देवी थी। ठीक है, तो माता देवी जो जॉन मार्शल के अनुसार माता देवी सिंधुवासी थे ना, प्रधान देवी मानी जाती थी। श्री जिनकी मिट्टी की असंख्य मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई में मिली है। ठीक है, इनमें से अधिकतर नग्न है, मतलब नंगी। वे केवल मेखला तथा आभूषण युक्त फटी वस्त्र धारण किए हुए हैं। बस इतना कर लेना। इसके बाद देखते हैं पशुपतिनाथ, इनको शिव के नाम से जानते हैं। पशुपति या शिव। मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा मिली है जिस पर एक पुरुष को एक उच्च सिंहासन पर योगासन की मुद्रा में विराजमान दिखाया गया है। उसके 3 मुख है। उसकी भुजा कंधे से कलाई तक कंगनों से लदी हुई थी, मतलब कंगनों से लदी हुई थी, और इस प्रकार तनी हुई थी कि मानो यह हाथों के अंगूठे की घुटनों को छू रहा हो। वह कवच जैसा वस्त्र पहने हुए है। उसके जो सिर पर है ना, क्या था, सींगों वाला ऊंचा मुकुट है। ठीक है, जो त्रिशूल की शक्ल का है। उसके दाएं बाएं दो दो पशु है, मतलब कि कौन कौन से हैं? एक हाथी और एक बाप दायरथी, यानी और गेंडा और भैंस। बाई तरफ कौन, बाई और क्या था? ये भारती नहीं है, बाई तरफ है ना। बाई और क्या था? आसन के नीचे 2 हिरण आमने सामने खड़े हैं। मार्शल ने उसको शिव का स्वरूप माना है, मतलब रूप माना है। सिंपल सी है। सिंधु सभ्यता की 4 विशेषता कौन कौन सी, तो देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता स्थिर थी, उसमें परिवर्तन का अभाव था। ठीक है, स्थिर थी। ठीक है, सिंधुवासी शांति प्रिय थे, मतलब किसी पर आक्रमण नहीं करते थे, वो इसलिए वो विध्वंस हो गया। उन पर राजशास्त्र का अभाव भी था। सिंधुवासी आर्थिक रूप से समृद्ध थी, मतलब आर्थिक मतलब पैसे से क्या थे, समृद्ध थे। उनके पास सुख सुविधा सभी की वस्तुएं थी, लेकिन वे अस्त्र शस्त्र नहीं रखते थे, ये कमी थी। सिंधुवासियों में स्थानीय स्वशासन की भी प्रधानता थी, मतलब शासन चलाने का भी अच्छा तरीका था। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के उद्भव का विस्तार की विवेचना कीजिए, या सिंधु सभ्यता के विस्तार की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक समृद्धशाली सभ्यता का उद्भव हुआ है, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका विस्तार निम्न प्रकार से हुआ। कौन कैसे? पहला है हड़प्पा, जो पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1920 में किसने खोज करी थी? दयाराम साहनी ने। इनका नाम याद रखना, जिन्होंने पहली खुदाई करवाई थी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो भी क्या है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में कराची दादू रेलवे स्टेशन से कितनी 11-12 किलोमीटर दूर है। इसका भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्या है? तीसरा, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो सिंध, जो भी पाकिस्तान में है, ठीक है, स्थित है। इसकी खुदाई से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की तुलना में बहुत छोटा है, मतलब तुलना में उनसे छोटा है। इसके बाद देखते हैं लोथल, जो गुजरात में है ना, ये भारत में ही है। लोथल खंडर गुजरात में अहमदाबाद के पास स्थित है। 1954-55 में भारत के पुरातत्व विभाग में लोथल के टीले की खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, कब कराई थी? 1954-55 में। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसा था, आवास व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, देखते हैं। सिंधु सभ्यता नगर सभ्यता थी। इसके निवास स्थान में निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। ठीक है, योजना के अनुसार। सिंधु पक्की ईंटों के मकान बनाते थे, जो हवादार होते थे, और निवास गृह सुख सुविधा की सभी वस्तुओं को क्या करता था, उपलब्ध होती थी। दूसरा क्या है? जीवन तथा रहन सहन। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन रहन सहन सादा और सरल था। वे लोग शांति प्रिय थे। समाज में वर्गों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, मतलब कोई भी उनमें भेदभाव नहीं था। केवल विभिन्न प्रकार के काम करने के लोग, जैसे पुरोहित, ज्योतिषी, बेस व्यवसायी, कुंभकार, बातुकार, बुनकर, अंग्रेज, सभी प्रकार के इसमें
थे। ठीक है, थोड़ा सा फोल्ड गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं मनोरंजन के साधन। ठीक है, मनोरंजन के साधन देख लेते हैं। सिंधुवासी मनोरंजन प्रिय था, मतलब मनोरंजन के लिए क्या करते थे यही तो अपन पता होना चाहिए। इनके मनोरंजन के साधनों में शिकार, रथ दौड़, शतरंज, चौपड़, जुआ, नृत्य, संगीत प्रमुख थे। बालकों के इन मनोरंजन के लिए खिलौने, सीटियाँ, छोटी मोटी गाड़ियाँ तथा मिट्टी के बर्तन काम में लाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद है चौथा, अन्न वस्तु तथा साधन। सिंधुवासी कुंभ कला में दक्ष थे। वे अनेक प्रकार के सुंदर एवं चमकदार बर्तन बनाते थे। ठीक है, इतना ही कर लेना। और सिंधुवासी हथियारों तथा औजारों के कुल्हाड़ियों, भाले, कतारे, धनुष, बाण, गदाएं, छेनी आदि इस तरह आदि का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब सिर्फ मनोरंजन के लिए, किसी के लिए आक्रमण के लिए नहीं। अब देख ले सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन का विवेचना कीजिए, पूछ सकता है। मंदिरों का अभाव, मतलब इसमें मंदिर नहीं थे, ये ध्यान रखना। सिंधुवास में मंदिर आदि देव स्थान का कोई प्रमाण नहीं था। ठीक है, पहला कारण ये हो जाएगा। माता देवी की पूजा जरूर करते थे। तो जॉन मार्शल के अनुसार माता देवी सिंधु वासियों की प्रधान देवी थी। खुदाई में इनकी असंख्य मिट्टी एवं मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तीसरा है लिंग योनि अथवा स्वास्तिक पूजा। इस बात का प्रमाण है कि सिंधु जननेंद्रियों की पूजा प्रचलित थी। ठीक है, इतना कर लेना। चौथा है पशु पूजन। सिंधुवासी तो पशुओं की भी पूजा करते थे। मुद्रा में अनेक पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। ठीक है, और वृक्षों की पूजा, ध्यान रखना सिंधुवासी क्या करते थे, वृक्षों की पूजा भी करते थे। जैसे पीपल, सामी, जो डकुर है, लांतरी को पवित्र माना जाता था। हिंदुओं में आज तक इन वृक्षों को पूजा जाता है। अभी पूछते हैं, अपने पता है। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। हड़प्पा की नगर संस्कृति का नाश कैसे हुआ, यह प्रश्न उलझा हुआ है। इस संस्कृति के विनाश के संबंध में विस्तृत प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है निम्न कारण कौन कौन से थे। ठीक है, तो अपन पहला कारण देख लेते हैं, भारी आक्रमण। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि किसी बाहरी जाति के आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता को नाश किया है। सिंधुवासी धनी तथा शांतिप्रिय थे। नगर की सुरक्षा एवं समुचित प्रबंध नहीं था। उनके हथियार अच्छे नहीं थे, इसलिए वे पड़ोस के बर्बर जातियों के आक्रमण के शिकार रहे होंगे। इतना लिख देना। ठीक है, सड़कों गलियां झीलों ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, जलवायु में परिवर्तन। यह भी संभव है कि सिंधु प्रदेश की जलवायु में परिवर्तन के कारण सभ्यता का नाश हुआ होगा, मतलब किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, सिर्फ अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, नदियों की बाढ़। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता उसकी सहायक नदियों में बाढ़ ने इस सभ्यता का नाश कर दिया होगा, ऐसा मानते हैं। यहाँ पर सिंधु नदी के तल से 21 मीटर ऊंचाई पर नहीं का रेत का मिट्टी मिली है, मतलब 21 मीटर ऊंचाई पर रेत की मिट्टी मिली है। तो हो सकता है, कितना नहीं लिखना है, अपने बाढ़ पे लिखना है। भूकंप का लिख सकते हो। भूकंप, यह भी संभव है कि भौगोलिक कारणों से इस क्षेत्र में भूकंप का प्रकोप हुआ हो, जिससे क्या हुआ, जमीन भैंस धस गई हो और जीवन समाप्त हो गया हो, है ना। इसमें कुछ कुछ गलत छप गया, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा है अकाल तथा महामारी। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण अकाल और महामारी भी हो सकता है। इसके सभी मरुस्थल को देखने से प्रतीत होता है। बस इतना कर लेना। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।